नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन अध्ययन करते हैं मुगल साम्राज्य के संबंध में। मुगल साम्राज्य के संबंध में यहाँ मुगल वंश की बात करते हैं। मुगल वंश विद्यार्थियों, मुगल वंश की स्थापना की जब हम चर्चा करते हैं तो पता लगता है कि मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। लोदी वंश का पतन करके 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की बाबर ने। विद्यार्थियों, हम बाबर के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो पता लगता है कि जो बाबर था यह मंगोल सेनानायक चंगेज खां का वंशज था। बाबर फरगना का शासक था। विद्यार्थियों, इसमें विश्व के दो महान विजेताओं का रक्त प्रवाहित होता था। इसका जो पिता था वह तैमूर लंगे का वंशज था और माता थी वह चंगेज खान के वंशज थी। इस प्रकार से बाबर के अंदर दो महान विजेताओं का रक्त प्रवाहित होता था। फरगना का यह शासक था। बताया जाता है कि इसके पिता की मृत्यु के बाद यह गद्दी पर बैठा फरगना में, और फिर ऐसा माना जाता है कि राणा सांगा ने इसको भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था और उसके कारण आमंत्रित करने के कारण बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर आक्रमण करके भारत पर विजय प्राप्त कर 1526 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया। लेकिन अब बाबर शांत बैठने वाला नहीं था और 1527 ईस्वी में उसने राजपूतों पर हमला कर दिया। तो 1527 ईस्वी में एक युद्ध हुआ जिसे खानवा का युद्ध कहा जाता है। विद्यार्थियों, यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ। विद्यार्थियों, राणा सांगा का नाम सुनते ही पूरी दुनिया थर्रा उठती थी। इनका नाम इतना फेमस था, प्रचारित था। राणा सांगा महान योद्धा था। विद्यार्थियों, बताया जाता है कि बाबर ने इस युद्ध में तुलुगुमा युद्ध पद्धति का उपयोग किया। तुलुगुमा पद्धति क्या थी? इसमें एक मुख्य सेना होती है जो युद्ध करने के लिए युद्ध मैदान में जाती है। फिर उसके बाद सेना का एक भाग विरोधी सेना को घेरे रखती है। फिर एक सेना सुरक्षित रहती है। इस पद्धति को तुलुगुमा पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो इस युद्ध में बाबर ने तुलुगुमा पद्धति का उपयोग किया।
लेकिन राणा सांगा का प्रहार इतना जबरदस्त था कि बाबर की सेना का मनोबल टूट चुका था और दूसरी तरफ बाबर का इसका राणा सांगा का नाम भी चारों तरफ प्रसिद्ध था। विद्यार्थियों, कहा जाता है कि बाबर ने इस युद्ध में तोप का प्रयोग भी किया। तोप का प्रयोग भी किया। अगर तोप का प्रयोग नहीं किया जाता तो बाबर राणा सांगा से युद्ध के किसी भी हालात में जीत नहीं सकता। इसके बावजूद भी राणा सांगा के प्रहार से इतने व्याकुल हो चुकी सेना, इस सेना ने हथियार डाल दिए और युद्ध करने से मना कर दिया बाबर को कि हम युद्ध नहीं कर सकते। तभी बाबर ने एक ढोंग रचा, शराब के बोतलों को फोड़ दिया, सुंदरियों को भगा दिया और जिहाद का नारा दे दिया कि यह धर्म युद्ध है, यह हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों का युद्ध है। इस प्रकार से सेना को उसने दोबारा तैयार किया, संगठित किया, तोप का प्रयोग किया और तोप का प्रयोग करके बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया। विद्यार्थियों, बताया जाता है कि राणा सांगा का आधा शरीर काम करता था, एक आंख इस युद्ध में फूट चुकी थी, मूर्छित हो गए थे राणा सांगा इस युद्ध में, एक आंख फूट गई थी। इसके सिर में 80 घाव बताते हैं, एक हाथ नष्ट हो चुका था, एक पैर नष्ट हो चुका था एक ही साइड का, तो एक शरीर का एक भाग एक साइड काम नहीं करती थी। इसके बावजूद भी जब युद्ध मैदान में राणा सांगा पहुंचते थे तो युद्ध मैदान में सैनिक ये देखते थे कि पता नहीं क्या करता होने वाला है। इतने महान योद्धा थे राणा सांगा। विद्यार्थियों, इस युद्ध में अंततः राणा सांगा की हार होती है, राणा सांगा हार जाते ही बाबर जीत जाता है। इसके बाद 1528 ईस्वी में बाबर ने फिर युद्ध किया और यह चंदेरी का जो मैदानी राय है उसके साथ युद्ध हुआ था। 28 में चंदेरी का मैदानी राय के साथ युद्ध होता है। विद्यार्थियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, हो सकता है इतिहासकारों में मतभेद हो, जैसा कि मैंने पढ़ा है कि जो मैदानी राय है चंदेरी का, इसने इस खानवा के युद्ध में बाबर का सहयोग किया था, बाबर ने अपनी ओर मिला लिया था युद्ध के दौरान ही, और अंत में फिर 1528 में मैदानी राय को परास्त कर दिया और रास्ते से इस रोड़े को हटा दिया बाबर ने। इसके बाद 1529 ईस्वी में बाबर ने अफगानों के विरुद्ध युद्ध किया और अफगानों को यहां से भगा दिया। विद्यार्थियों, इसके बाद पूर्णतः मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया भारत में और अंत में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी के दिन बाबर की मृत्यु हो जाती है और उसे फिर अंततः उसकी इच्छा के अनुसार काबुल में दफनाया जाता है। इतने को बाबर की मृत्यु हो जाती है विद्यार्थियों, और बाबर की इच्छा अनुसार उसे काबुल में दफनाया जाता है। बाबर ने अपने जीवन के संबंध में एक पुस्तक लिखी थी जो तुर्की भाषा में थी, जिसका नाम था बाबरनामा तुजुकी बाबरी। तुजुके बाबरी या बाबरनामा ये बाबर ने लिखी थी, जो तुर्की भाषा में थी। लेकिन फिर
इस पुस्तक का अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में किया। फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। इन्होंने बाद में फारसी में तुर्की के बाबरी या बाबरनामा नामक जो तुर्की भाषा में पुस्तक थी उसका अनुवाद फारसी में किया था। विद्यार्थियों, ये थोड़ी सी जानकारी है बाबर के संबंध में। इसके बाद बाबर की मृत्यु के बाद ध्यान रहे बाबर के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे विद्यार्थियों? 4 पुत्र थे। अब ये 4 पुत्र कौन कौन थे देखिए। बाबर के 4 पुत्रों में एक था हुमायूं, कामरान, वैसे मैं क्रम से ही बता देता हूं भाई। कामरान, अस्करी, हिंदाल, कामरान, अस्करी, हिंदाल और एक इसका चचेरा भाई था, चाचा का लड़का था, जिसका नाम था सुलेमान। ये सुलेमान, ये तो था चचेरा भाई और ये इसके भाई थे। अब विद्यार्थियों देखिए, मैंने मुस्लिम शासकों में पहला शासक देखा है हुमायूं को, जिसमें हिंदूवादी भावना देखने को मिली और इसने पूरे अपने पिता के साम्राज्य को अपने भाइयों में बांटने की योजना बना ली और बांट दिया साम्राज्य को। उसने ये नहीं सोचा कि एक तरफ तो शक्ति टूट जाएगी और दूसरी तरफ है बाकी जो भाई हैं वो शासन प्राप्त करने के लिए आपका कोई सहयोग नहीं करेंगे, आपका विरोध करेंगे। इसने सोचा नहीं, इसने साफ दिल से अपने पिता के साम्राज्य को अपने भाइयों में, यहां तक कि अपने चचेरे भाई में भी उस साम्राज्य को बांट दिया। कैसे कैसे बांट दिया? दिल्ली वाले क्षेत्र को रखा स्वयं हुमायूं। इसके अलावा जो कामरान था, कामरान को क्षेत्र दे दिया काबुल और कंधार। काबुल और कंधार प्रदेश दे दिया कामरान को। अस्करी को संभल का प्रदेश और हिंदाल दे दिया, संभल का प्रदेश दे दिया। इसको अस्करी को कौन सा? संभल का प्रदेश दे दिया। और जो हिंदाल है इसको मेवात क्षेत्र दे दिया और मेवात क्षेत्र देकर के और अपना जो चचेरा भाई था उसको बदखंसा प्रदेश दे दिया। खंसा प्रदेश दे दिया और हिंदाल को अलवार यानी मेवात क्षेत्र हिंदाल को दे दिया। इस प्रकार से हुमायूं ने अपने पिता के साम्राज्य को 5 भागों में बांट दिया। इस प्रकार से जो मुगल शक्ति थी वो छीन हो गई, टूट गई, तार-तार हो गई। ऐसी परिस्थितियों का लाभ उठाने का प्रयास किया बाबर के एक सेनापति, अफगान सेनापति, जिसका नाम था फरीद।
फरीद, जिसे इतिहास में शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाता है। शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। शेर शाह कैसे, सूरी कैसे, शेर खान कैसे नाम पड़ा, तो हम बात करते हैं फरीद की। विद्यार्थियों, जब ऐसा मौका फरीद ने देखा तो फरीद एक बहुत ही योग्य सेनापति था और एक योद्धा भी था। अतः उसने मौका पा करके और हुमायूं के ऊपर आक्रमण कर देता है और दोनों के मध्य 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है। चौसा का युद्ध होता है किस किस के मध्य? फरीद यानी शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य, जिसमें हुमायूं हार जाता है और फरीद की विजय होती है, फरीद जीत जाता है। विद्यार्थियों, इस युद्ध को जीतकर फरीद ने इस युद्ध में विजय प्राप्त करके शेर शाह की उपाधि धारण करता है। शेर शाह की उपाधि धारण कर लेता है फरीद। कौन से युद्ध को जीतकर? चौसा के युद्ध को जीतकर। किससे? हुमायूं से चौसा का युद्ध जीत करके और फरीद शेर शाह की उपाधि धारण कर लेता है। विद्यार्थियों, देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखने ही होंगे। इसके बाद जो फरीद खान है और हुमायूं है, उनके मध्य 1540 ईस्वी में कन्नौज या इसे बेलग्राम कहा जाता है का युद्ध हुआ। विद्यार्थियों, पंद्रह सौ 40 में जो कन्नौज और बेलग्राम का युद्ध हुआ, किस किस के मध्य हुआ? वही इसे अब ये शेर शाह बन गया फरीद से। शेर शाह है और हुमायूं के मध्य हुआ। इसमें भी शेर शाह जीत गया और हुमायूं हार गया और हुमायूं को हार करके यहां से भागना पड़ा। भाग करके अमरकोट के राजा के पास जाकर के, हिंदू राजा था, अमरकोट का हिंदू राजा था, उसके पास जाकर के इसे शरण लेने पड़े और वहां जाकर के इसने शरण ले और अपना काफी लंबा समय वहां पर इसने बिताया। विद्यार्थियों, यहां पर हमें बताना होगा कि इसके बाद लंबे समय तक इसने अपना निर्वासित जीवन जिया है, लेकिन इसने पुनः 1555 ईस्वी में इसने पुनः हिंदुस्तान को जीतने की योजना बना डाली, क्योंकि इस समय तक शेर शाह की मृत्यु हो चुकी थी। विद्यार्थियों, शेर शाह की मृत्यु 1544 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद इसके वंशज शासन कर रहे थे, तो शेर शाह ने पुनः यहाँ हिंदुस्तान पर कब्जा करने की या आक्रमण करने की योजना बनाई और उसने जो प्रयास किया उसमें इसने सफलता भी प्राप्त की।
विद्यार्थियों यहां अफगानों की तरफ से तो सिकंदर सूर, अफगानों की तरफ से तो सिकंदर सूर और मुगलों की तरफ से बैराम खान ने सेना का नेतृत्व किया और 1555 में भारत पर आक्रमण कर दिया। दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। बैराम खान या हम कहें मुगलों को विजय प्राप्त हुई और विजय प्राप्त करके हुमायूं ने 23 जुलाई 1555 ईस्वी को 23 जुलाई 1555 ईस्वी को पुनः दिल्ली की गद्दी पर ये बैठ गया। दोबारा वापस आया, आक्रमण किया और गद्दी पर बैठ गया। किसकी बदौलत? बैराम खान की बदौलत। बैराम खान का एक सेना नायक था विद्यार्थियों। लेकिन ध्यान रहे 24 जनवरी 1556 ईस्वी को एक पुस्तकालय की सीढ़ी से गिर करके और हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वह अफीम के नशे में हमेशा चूर रहता था और इस समय भी अफीम के नशे में चूर था। तो पुस्तकालय की सीढ़ी से गिर करके और हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हमें अध्ययन करेंगे हुमायूं के बाद इसका पुत्र बाबर शासक बनता है, लेकिन बीच में 1540 से 1556 के बीच में सूर शासकों ने शासन किया। तो उन सूर शासकों के बारे में अध्ययन करना है और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है शेरशाह सूरी। सूरी साम्राज्य, जिसमें सूर साम्राज्य कब से कब तक रहा? 1540 से लेकर के 1555 तक सूर साम्राज्य रहा। सूर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो बताएंगे शेर शाह सूरी ने, जिसका मूल नाम फरीद था। क्या नाम था? मूल नाम फरीद मूल नाम था। विद्यार्थियों हम शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। विद्यार्थियों इसके पिता का नाम हसन खां था। पिता हसन खां था, जो सैसाराम जो बिहार में है, सैसाराम बिहार में है, का एक जमींदार था। उसका यह है पुत्र था। विद्यार्थियों बताया गया है कि यह जमींदार बिहार के शासक बहार खां के अधीन था। तो इस समय शासक कौन था? बहार खां। कहां का? बिहार। बिहार का शासक था बहार खां और बिहार में सैसाराम का जमींदार इसका पिता था हसन खां और इसका मूल नाम फरीद खां था। अब घटना सुनिए विद्यार्थियों। देखिए ऐसा बताया जाता है कि एक बार बहार खां जंगल में
फरीद को लेकर के चला जाता है शिकार करने के लिए। तभी पहाड़ खां के ऊपर एक शेर ने आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर? बहार खां के ऊपर आक्रमण कर दिया। इसके साथ कौन था? फरीद था। ऐसा बताया जाता है कि फरीद ने निहत्थे बिना हथियार के उस शेर के साथ युद्ध करके और उस शेर को निहत्थे मार दिया। जब ये घटना बहार खां ने देखी तो तभी बहार खां ने फरीद को शेर खां की उपाधि प्रदान की। शेर खां की उपाधि दे दी। आपसे पूछ रहे कि फरीद या शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी, तो आपको बताना पड़ेगा कि बिहार के शासक बहार खां ने शेर शाह सूरी को या फरीद को शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। विद्यार्थियों, शेर खां के उपाधि के बाद आगे अध्ययन करते हैं तो बताना है कि शेर शाह ने मालदेव से युद्ध किया। मालदेव से युद्ध किया। देखिए, इस युद्ध को शेर शाह जीत तो जाता है, लेकिन इस युद्ध को लड़ने में शेर शाह को बड़ा पसीना बहाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस युद्ध के लिए शेर शाह ने कहा था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए मेरी सल्तनत को या मेरी बादशाहत को खो बैठता। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए मेरी सल्तनत खो बैठता, बादशाहत खो बैठता। ये शब्द शेर शाह सूरी के कथन थे। इससे सिद्ध होता है कि मालदेव से जो युद्ध लड़ा था शेर शाह सूरी ने, उसमें शेर शाह सूरी को बहुत ही पसीना बहाना पड़ा था। विद्यार्थियों, 1544 ईस्वी में कालिंजर का युद्ध था। इस कालिंजर के युद्ध में बारूद के विस्फोट में शेर शाह की मृत्यु हो जाती है और शेर शाह की मृत्यु के बाद इसका पुत्र गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम था इस्लाम शाह। इस्लाम शाह गद्दी पर बैठता है, जिसने 1553 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद 1555 में तो से हुमायूं वापस आक्रमण कर देता है और दिल्ली की सत्ता हथिया लेता है। इस प्रकार से हम बताएंगे सूर साम्राज्य के दो महत्वपूर्ण शासक हुए, शेर शाह सूरी और इस्लाम शाह। लेकिन विद्यार्थियों, अब हमें शेर शाह के कुछ सुधार और निर्माण के बारे में बात करनी है, तो बताएंगे शेर शाह के सुधार एवं निर्माण। शेर शाह के सुधार एवं निर्माण की जब हम चर्चा करते हैं तो पता लगता है कि शेर शाह ने अपने जीवन काल में, अपने शासनकाल में अनेक निर्माण कार्य करवाए, कुछ सुधार कार्य करवाए, जिनमें सबसे मुख्य है नंबर 1, भूमि की नाप एवं राजस्व सुधार।
या लगान सुधार एवं लगान सुधार। विद्यार्थियों, इसके बारे में हमें बताना है कि शेरशाह सूरी ने भूमि के नाप और लगान भूमि के नाप एवं लगान सुधार में इसने बटाई व्यवस्था, मुक्ताई, नकदी प्रणाली जब्त की। इसी प्रकार 4 नई सड़कों का निर्माण करवाया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण थी ग्रांड ट्रंक रोड। इसी प्रकार तीसरा महत्वपूर्ण सुधार यहाँ निर्माण में आता है मुद्रा ढलाई सुधार। मुद्रा ढलाई सुधार। और नंबर चौथा आता है, वो है झील के मध्य मकबरा का निर्माण। झील के मध्य मकबरा का निर्माण। ये शेरशाह सूरी द्वारा किए गए प्रमुख सुधार और निर्माण कार्य थे। विद्यार्थियों, आज का हमारा अध्ययन बिंदु यही समाप्त होता है। कल मैं आपको ले चलूंगा अकबर बादशाह के संबंध में जानकारी के लिए, और उसके बारे में हम कल जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।